अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोटेशनल डायनामिक्स लेक्चर नंबर 3। आज रोटेशनल डायनामिक्स के इस लेक्चर नंबर 3 में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसा कि आप तमाम जानते हैं, पिछले लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने 2 एप्लीकेशन देखी थी। ठीक है, अब आज के इस लेक्चर में हमारी तीसरी वाली एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन का नाम है बैंकिंग ऑफ रोड। इज इट क्लियर? तो आइए देखते हैं बैंकिंग ऑफ रोड किसे कहते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। बैंकिंग ऑफ रोड इसे उर्दू में कहा जाता है सड़क की पुष्टबंदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अगर एग्जाम में आया तो 3 से 4 मार्क के लिए ज़रूर इसका डेरिवेशन आएगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली भी हमारे लाइफ के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ठीक है, तो बैंकिंग ऑफ रोड किसे कहा जाता है, सड़क की पुष्टबंदी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आप अगर किसी हिल स्टेशन पर गए होंगे तो आपने वहाँ पर अक्सर ये देखा होगा कि वहाँ पर कुछ रोड्स ऐसे होते हैं, कुछ सड़कें ऐसी होती है जो दायरवी नुमा होती है। ठीक है, अब दायरे से क्या मुराद है तो पहले इसकी समझ लीजिए। कुछ रास्ते आपको दायरवी रास्ते ऐसे भी दिखेंगे। ये एक सर्कुलर ट्रैक, अगर मैं आपको पूछूं क्या ये एक सर्कुलर ट्रैक है तो आप बोलोगे हाँ ये सर्कुलर ट्रैक है, क्योंकि हमको सर्कल की तरह दिख रहा है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि बताइए क्या ये भी सर्कुलर ट्रैक है? ये शक्ल ए है, शक्ल बी है। क्या शक्ल ए और बी दोनों सर्कुलर ट्रैक है? तो आंसर है हाँ, दोनों भी सर्कुलर ट्रैक है। अगर हम गौर से देखें, इट इज़ अ आर्क ऑफ सर्कल। ये आपको सर्कल का आर्क दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये तो आपको पूरा सर्कल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको कोई शक की बात नहीं। लेकिन जो शक्ल बी है, शक्ल बी में हमें सिर्फ आर्क दिख रहा है और आपको पता होना चाहिए आर्क जो होता है वो सर्कल का पार्ट होता है, इसलिए ये भी सर्कुलर पाथ है और ये भी सर्कुलर पाथ है। तो अक्सर हिल स्टेशन पर हम लोग जाते हैं तो हमको इस तरह का रोड दिखता है और वहाँ पर बैंकिंग ऑफ रोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? तो बैंकिंग ऑफ रोड, सड़क की पुष्टबंदी किसे कहा जाता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। ठीक है, देखिए आप लोगों ने सड़क देखी है, वहाँ पर तो सड़क के 2 किनारे होते हैं, एक होता है अंदरूनी किनारा और एक होता है बैरूनी किनारा। तो अंदरूनी किनारे की बनिस्बत बैरूनी किनारे को बुलंद करना सड़क की पुष्टबंदी बैंकिंग ऑफ रोड कहलाता है। अगर आप गौर करें तो हमने यहाँ क्या किया, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है इसका अंदरूनी किनारा है और जो व्हाइट वाला पोर्शन है बैरूनी किनारा है। तो हमने अंदरूनी किनारे की बनिस्बत बैरूनी किनारे को बुलंद किया। इस अमल को क्या कहा जाता है, बैंकिंग ऑफ रोड, सड़क की पुष्टबंदी। ठीक है, आइए इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। फर्ज कीजिए आपके पास में इस तरह का एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है, उसकी सतह है। ठीक है, अभी ये विदाउट बैंकिंग है। हमने क्या किया, ये अंदरूनी सतह, ये बैरूनी सतह। तो अंदरूनी सतह की बनिस्बत बैरूनी सतह को ऐसा माल भरकर बुलंद कर दिया, इसको ऐसे मिला दिया। ठीक है, इस अमल को क्या कहा जाता है, बैंकिंग ऑफ रोड। सड़क की अंदरूनी सतह, अंदरूनी किनारे की बनिस्बत बैरूनी किनारे को बुलंद करना, सड़क की पुष्टबंदी बैंकिंग ऑफ रोड कहलाता है। यहाँ पर जो एंगल बनता है इस एंगल को थीटा कहा जाता है। ठीक है, और ये एंगल थीटा जो होता है इसे कहा जाता है जाविया पुष्टबंद या एंगल ऑफ बैंकिंग। क्या कहा जाता है इसको, एंगल ऑफ बैंकिंग, जाविया पुष्टबंद। और ये जो हाइट है ये हाइट होंगी इसकी h। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बैंकिंग ऑफ रोड। सड़क के अंदरूनी किनारे की बनिस्बत बैरूनी किनारे को बुलंद करना, सड़क की पुष्टबंदी बैंकिंग ऑफ रोड कहलाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमको इस बैंक किए हुए रोड से, ठीक है, इस पुष्टबंद सड़क से गाड़ी को बाहिफाजत गुजरने के लिए आज़म हिफाजती रफ्तार का ज़ाब्ता खस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में आता है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि पहले जो हम इसका पहला पार्ट सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग एक वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जो एक आज़म हिफाजती रफ्तार मानी जाती है। उसके बाद में उसके 2 केसेस सॉल्व करेंगे। जो पहला हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो विदाउट फ्रिक्शन होगा, बाद के जो 2 केस सॉल्व होने वाले हैं वो विथ फ्रिक्शन होगा। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हमको सवाल किस तरह से आता है एग्जाम में, सुन लीजिए कि पुष्टबंद सड़क से गाड़ी को बाहिफाजत गुजरने के लिए आज़म हिफाजती रफ्तार या चाल का ज़ाब्ता खस कीजिए। ठीक है, तो वो हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। आइए हम समझते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी फ़र्ज़ कीजिए कि जो हमारा ये पुष्टबंद सड़क है, बैंकिंग रोड है, इससे एक गाड़ी गुजर रही है। ठीक है, और गाड़ी जो है अगर हम कंसिडर करें इस डायग्राम के अंदर, फ़र्ज़ कीजिए गाड़ी इस तरह से अंदर की तरफ जा रही है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक गाड़ी बनाएंगे। देखिए ये हमारी गाड़ी है, व्हीकल है जो इस पुष्टबंद सड़क से जा रही है और उसकी डायरेक्शन किधर है, ऐसी इनवर्ड है। ठीक है, तो जब गाड़ी इस पुष्टबंद सड़क से गुजरती है तो इसके लिए हमको हिफाजती रफ्तार, आज़म हिफाजती रफ्तार Vmax यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आइए हम इसकी डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं। हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाने के लिए ये जो हमारा व्हीकल है इसको पॉइंट मास से रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस करेंगे, पॉइंट मास से। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, इस व्हीकल को पॉइंट मास से रिप्लेस कर रहे हैं। फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास में यहाँ पर एक व्हीकल है जो इस रास्ते से गुजर रहा है, जिसको हमने पॉइंट मास से रिप्लेस किया।
अब इस व्हीकल पर कितनी फोर्स अमल करेंगे, हमको ये एक एक चीज़ करके समझना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप सभी को पता है इसका वेट mg जो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा mg, ठीक है, इसका वेट। उसी के साथ साथ में जब दो सरफेस आपस में मिलती है तो ये सरफेस आपको नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करती है जो वर्टिकली अपवर्ड होता है, सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है कि नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा या नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये हमारी सरफेस थी, है ना, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक थी, इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन था। हमने क्या किया, अंदरूनी किनारे के बनिस्बत बैरूनी किनारे को बुलंद किया, तो ये कैसे हो गया, ऐसे हो गया। तो पहले हमारा नॉर्मल रिएक्शन ऐसे स्ट्रेट था, अब हमने इसको ऐसे कर दिया, तो ये होगा आपका नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। यह बन गया आपके डायग्राम। हमको यहाँ दो फोर्स समझ में आ गया, एक mg आ गया, एक नॉर्मल रिएक्शन आ गया। आइए इसको सेपरेट बनाते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये इधर है हमारा mg, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस तीनों कंडीशंस में सेपरेट डायग्राम की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपका mg है, ये है आपका नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब ये वाले एक्सिस को इस तरह से कंप्लीट कीजिए, इधर ये कंप्लीट होगा, इधर ये कंप्लीट होगा और ये ऐसे कंप्लीट होगा, ठीक है। अब ज़रा डायग्राम को गौर से देखिए, डायग्राम को गौर से देखते हैं तो हमको पता चलता है कि एंगल ऑफ बैंकिंग यहाँ पर है। देखिए इसमें भी एक ट्रायंगल, एक मुसल्लस बन रहा है, यहाँ पर भी एक मुसल्लस बन रहा है, तो ये थीटा यहाँ पर आ गया हमारा, ठीक है, पहला काम। दूसरा काम हमारा ये है, अब हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेट थीटा लगाएंगे, ठीक है। ये थीटा है तो अल्टरनेट थीटा और अल्टरनेट थीटा। देखिए हमने हर जगह अल्टरनेट थीटा लगा दिया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट ये होगा कि ये n नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। नॉर्मल रिएक्शन अगर थीटा के जानिब जाए, ठीक है, इसका तरीका ये याद रखिए, अगर नॉर्मल रिएक्शन थीटा के जानिब जाए तो ये वाला कंपोनेंट लिया जाएगा n cos थीटा, और अगर ये थीटा से मुखालिफ आए तो ये वाला कंपोनेंट लिया जाएगा n sin थीटा, ठीक है। ये n cos थीटा और ये n sin थीटा। ये डायग्राम अभी आपकी मुकम्मल हो गई। हमने सेपरेट डायग्राम की मदद से इसको समझा। आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हैं m n cos थीटा और इधर लगा सकते हैं हम n sin थीटा। और यहाँ पर एक सेपरेट, और आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये चूँकि सर्कुलर ट्रैक है, गाड़ी यहाँ पर दायरी हरकत अंजाम दे रही है। विच फोर्स इज नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है। तो यहाँ पर एक फोर्स होगा सेपरेट एरो पर जिसका नाम होगा एफ ऑफ सी पी, ठीक है। तो यहाँ पर बना लीजिए सेपरेट एरो पर एफ ऑफ सी पी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको मोस्ट सेफ स्पीड यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, आज़म हिफाजती चाल यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। आप ज़रा इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर n cos थीटा mg को बैलेंस करा, दोनों की डायरेक्शन मुखालिफ है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको n cos थीटा इक्वल टू mg, ठीक है, माइनस mg इधर आएगा प्लस के mg, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी के साथ साथ में इस वाले एरो पर n sin थीटा और एफ ऑफ सी पी की डायरेक्शन है, लेकिन एफ ऑफ सी पी जो सेपरेट एरो पर है, तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका n sin थीटा इक्वल टू एफ ऑफ सी पी का फार्मूला थोड़ी देर में अभी लिखते हैं, इसके बाद में n sin थीटा इक्वल टू एफ ऑफ सी पी का फार्मूला क्या होता है, mv²/r, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों में कर सकते हैं, हम इनर्शियल में कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कीजिए। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारी, n sin थीटा, इधर है mv²/r, ठीक है, डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 क्या है, n cos थीटा, इधर है डिवाइडेड बाय mg, ठीक है। m कैंसल, n कैंसल, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये होता है आपका tan थीटा इक्वल टू v², r इधर आ जाएगा v²/rg, ठीक है। ये निकल गया। हमको क्या निकालना है, v निकालना है, तो क्या करना है, ये r जो डिवाइडेशन में rg है इसको इधर ले जाइए, ये हो जाएगा आपका tan थीटा या rg tan थीटा इक्वल टू v का स्क्वायर, है ना। हमको यहाँ पर v कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ निकालेंगे v² इक्वल टू rg tan थीटा। इसका मतलब ये होगा कि v मैक्स अंडर रूट ऑफ v s अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा, ठीक है। ये निकल गए हमारी सेफेस्ट वेलोसिटी, सेफेस्ट स्पीड क्या है, पी ऑफ एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। ज़रा गौर कीजिए किन किन चीज़ों पर मुनासिर है, ये रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक पर मुनासिर है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर मुनासिर है, और उसी के साथ साथ एक बड़ी गौर करने वाली बात है कि ये थीटा यानी कि एंगल ऑफ बैंकिंग जाविये पुष्टबंध पर भी मुनसिर है। अगर आप वेलोसिटी को बढ़ाना चाहते हो
तो आपको यहाँ पर थीटा भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप वेलोसिटी को बढ़ाना चाहते हो तो आपको सर्कुलर ट्रैक का रेडियस भी बढ़ाना पड़ेगा, और जी तो हमारे कंट्रोल में नहीं। इसका मतलब ये है कि ये अगर आप इस स्पीड से ज़्यादा, इस वेलोसिटी से ज़्यादा अगर गाड़ी को टर्न करना चाहो तो आपको एक तो रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक भी बढ़ाना पड़ेगा और उसी के साथ साथ में थीटा भी बढ़ाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आप थीटा बढ़ाओगे तो भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है, अगर रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक बनाओगे तो ये भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें खर्च हो सकता है। मैं आपको इस इक्वेशन के ताल्लुक से एक खास बात और बता दूँ कि ये इक्वेशन जो होती है ये ना एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी होती है। कांस्टेंट वेलोसिटी किसे कहते हैं? जैसे आप अगर कहोगे सर आप हमको कांस्टेंट वेलोसिटी से पढ़ाइए, आप आवाज़ को ना कम कीजिए ना ज़्यादा कीजिए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर वहाँ पर लगा है कि 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से यहाँ से आपको टर्न करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारी व्हीकल्स 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से टर्न करें। अगर अचानक किसी व्हीकल की गाड़ी, अचानक कोई व्हीकल अगर ख़राब हो जाए तो पीछे से जो 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गाड़ी आ रही है वो उसको ठोक देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो इस वेलोसिटी से गाड़ी को टर्न करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं क्या करूँ, इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि Vs जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ आर के। इसका मतलब क्या है, अगर वेलोसिटी को बढ़ाना है तो किसको बढ़ाना पड़ेगा? रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि अगर हमारी वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक बढ़ेगा। तो बताइए हमारी गाड़ी किधर की जानिब स्पीड होगी, सर्कल के सेंटर की जानिब या सर्कल के सेंटर के मुखालिफ? तो डेफिनेटली हमको समझता है अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो गाड़ी बाहर की जानिब स्पीड करेगी। इज इट क्लियर? अगर गाड़ी बाहर की जानिब स्पीड करेंगी तो बताइए फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किधर होगा? देखिए गाड़ी बाहर की जानिब स्पीड कर रही, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक बढ़ रहा, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन बाहर की जानिब हो रहा है तो इस कंडीशन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अंदर की जानिब होगा। अच्छा, अगर मैं Vs को कम करना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं Vs को कम करना चाहूँ तो अगर मेरा Vs कम होगा तो रास्ता ना सुमी आर के, तो डेफिनेटली मेरा रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक भी कम होगा। रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक अगर कम होगा तो बताइए गाड़ी किधर स्किड होगी? अंदर की जानिब। अगर गाड़ी अंदर की जानिब स्किड होगी तो इस कंडीशन में फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर होगा? तो आंसर है बाहर की जानिब होगा, है ना। इस कंडीशन में जो एफ ऑफ आर है वो क्या होगा? इनवर्ड होगा। याद रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आने वाला है। और इस क्वेश्चन में आउटवर्ड, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया इनवर्ड क्यों होगा और आउटवर्ड क्यों होगा। यहाँ पर रेडियस बढ़ेगा, गाड़ी बाहर स्पीड होगी और फ्रिक्शन उसके अपोजिट में होता है, इसलिए इनवर्ड होगा। यहाँ पर हमारा रेडियस कम होगा, गाड़ी अंदर की यानी स्पीड होगी, इसलिए फ्रिक्शन इसमें आउटवर्ड होगा, है ना। तो ये था आपका पहला बैंकिंग ऑफ रोड विदाउट फ्रिक्शन। हम यहाँ से एक फार्मूला और कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए हम इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टेन थीटा, है ना। अभी हम क्या करेंगे कि आर जी को नीचे लेके आ जाओ, ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू टेन थीटा। अगर यहाँ से थीटा निकालना चाहे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी, जिसे कहा जाता है जाविया पुष्टबंद एंगल ऑफ बैंकिंग। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो यह है आपका फर्स्ट डेरिवेशन। यहाँ तक अगर आपने किया तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगी। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में हमको क्या करना है कि हमारे को वी मैक्स भी निकालना है, क्योंकि मैंने बताया कांस्टेंट स्पीड है। हम यहाँ पर वी मैक्स भी निकालेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वेलोसिटी से हम गाड़ी को टर्न कर सकते, और उसी के साथ साथ में वी मिनिमम भी निकालेंगे कि कम से कम रफ्तार से हम गाड़ी को कितना टर्न कर सकते। मैं आपको बता दूं कम से कम हमारी वेलोसिटी वहाँ पर कितनी हो सकती है, तो आंसर है 0, ठीक। कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी हमारी कितनी हो सकती है, तो उसका आंसर है इन्फिनिटी। हमको नहीं पता, लामहदूद होंगी। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट कंडीशन में अगर हम वी मिनिमम निकालेंगे तो हम वी मिनिमम 0 लेंगे, अगर हम वी मैक्स निकालेंगे तो वहाँ पर इन्फिनिटी लेंगे, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन जो है हमारी, पहले हम सबसे पहले निकालेंगे वी मैक्स पहले वी मिनिमम निकाल लेते हैं, बाद में मैक्सिमम निकालेंगे। वी मिनिमम हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करें, ठीक है। ये तो हमारे पास में सेफिट वेलोसिटी आ गई, लेकिन अभी हम वी मिनिमम निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से वही डायग्राम बनाएंगे जो हमारी पहले वाली डायग्राम थी, ठीक है। और पॉइंट मास से हमने यहाँ पर थीटा एंगल बना था, ये हाइट एच थी, पॉइंट मास से रिप्लेस किया। एम जी है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन था, ये आपका एन कॉस थीटा, ये आपका एन साइन थीटा, और इधर यहाँ पर सेपरेट एरो पर एफ ऑफ सी पी, ठीक है। अब देखिए इस कंडीशन में जब वेलोसिटी कम होती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक भी कम होता है, गाड़ी किधर की जानिब स्किड होती है, अंदर की जानिब, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी,
आउटवर्ड, बाहर की जानिब। तो यहाँ पर अगर गाड़ी इधर की जानिब, सेंटर की जानिब स्किड होगी तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है, एफ ऑफ आर। ओके, अब इसकी मदद से हम सेपरेट डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर समझ में आ जाए। देखिए, ये आपका एम जी है जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये आपका एन कॉस थीटा है, ये आपका एन साइन थीटा है, यहाँ आपका नॉर्मल इरेक्शन है, ठीक है, सेपरेट एरो पर एफ ऑफ सी पी है। अच्छा, फ्रिक्शन जो है वो इस तरह से हमारा एफ ऑफ आर, ठीक है, ये वाले एक्सिस को इस तरह से मिलाइए और ये वाला एक्सिस इस तरह से और ये वाला एक्सिस इस तरह से, ठीक है। अब ज़रा डायग्राम में थीटा लगाइए तो देखिए आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ हमने थीटा लगा दिया, ठीक है। अगर फ्रिक्शन थीटा के जानिब आए तो ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा एफ कॉस थीटा, क्या बनेगा, एफ ऑफ आर कॉस थीटा, क्योंकि थीटा की जानिब झुक रहा। अगर ये थीटा के मुखालिफ जाए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ होगा एफ साइन थीटा। बस इतना आपको समझना है, ठीक है। सेपरेट डायग्राम हमने बना लिए तो यहाँ पर लगा लीजिए, ये होगा आपका एफ कॉस थीटा, यहाँ पर आर लगा दीजिए, और ये होगा आपका एफ ऑफ आर साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, एन कॉस थीटा एस साइन थीटा की डायरेक्शन एक ही जानिब है, इसीलिए यहाँ पर प्लस लेंगे हम लेंगे यहाँ पर एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, और एम जी इसको बैलेंस कर रहा है इसीलिए यहाँ पर होगा एम जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी के साथ साथ में एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा की जो डायरेक्शन है वो मुखालिफ है इसीलिए माइनस होगा, तो यहाँ पर होगा एन साइन थीटा माइनस एफ ऑफ आर कॉस थीटा इक्वल टू, सेपरेट एरो पर हमारे पास में एफ ऑफ सी पी है, उसका फार्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। क्या करेंगे आप, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, 2 को 1 से डिवाइड करो तो 2 होगा हमारा एन साइन थीटा माइनस ऑफ एफ ऑफ आर कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इक्वल का निशान 2 मिनट रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ लगा दीजिए डिवाइडेड बाय एम जी, ठीक है। आप सोच रहे हो कि मैंने इतने स्पेस क्यों छोड़ा, तो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है इसमें, इस मसावात में ये वाली साइड को, इधर वाली साइड को डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा करना है, ठीक है। तो ये स्टेप आपको याद रखनी है, यहाँ पर हम डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा करेंगे, डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा करेंगे, डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा करेंगे और डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा करेंगे, ठीक है। समझ में आया। देखिए एन एन कैंसल, एन एन कैंसल, और ठीक है, कॉस थीटा कैंसल, कॉस थीटा कैंसल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बचता है यहाँ पर, तो यहाँ पर बचता है टेन थीटा माइनस एफ आर अपॉन एन किसके बराबर है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एफ आर अपॉन एन किसके बराबर होता है, म्यू के, लगा दीजिए म्यू एस। अगर आपको नहीं पता तो पिछला लेक्चर देख लीजिए। डिवाइडेड बाय, यहाँ पर सब कट होगा, यहाँ क्या बचा 1 प्लस एफ आर, फिर से यहाँ पर एफ आर अपॉन एन है, ये किसके बराबर है, म्यू एस के, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होगा, तो ये होगा टेन थीटा के, डिवाइडेड बाय एम एम कैंसल, यहाँ क्या बच गया वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस आर जी को इधर लेके जाएंगे, हमको वी निकालना है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी, ओके। और इधर वाला जो पूरा पार्ट है ये जो है आपका, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस इंटू टेन थीटा, ठीक है। ये आ गई आपकी v, और यहाँ लगा दीजिए v मिनिमम, क्या होगा ये v मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा, ठीक है। ये निकल गई आपकी v मिनिमम। पहले हमने v निकाला, v हमारे पास में क्या आया था, वी एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, लेकिन इसके अंदर ये इस मसावात में थोड़ा सा हमारा चेंज है। अब आपके टेक्स्ट बुक के अंदर एक खास बात उसने बताया है, उसने कंडीशन ली है कि अगर v मिनिमम इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि कम से कम वेलोसिटी 0 हो सकती है। अगर v मिनिमम 0 हो तो ये वाली इस मसावात में हम क्या करेंगे कि v मिनिमम को 0 रखेंगे। तो देखिए इस मसावात में v मिनिमम 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर 0 होगा इक्वल टू आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा, ठीक है। ये पूरा नसब नुमा का हिस्सा इधर आकर मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, ओके। और ये आर जी नीचे आकर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा
0 इक्वल टू इतना अलजबरा आपको आना चाहिए। देखिए इधर का जो नसबनुमा इधर मल्टीप्लाई 0 से होगा पूरा 0, उसके बाद में ये आर जी नीचे आएगा 0 डिवाइडेड बाई आर जी 0, सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा टेन थीटा माइनस म्यू एस। ओके, म्यू एस जो माइनस का इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो म्यू एस इक्वल टू क्या बचेगा, टेन थीटा। इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन आपकी आ चुकी है, म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमको वी मिनिमम 0 रखना है तो हमारा जो म्यू एस है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो कितना होना चाहिए, टेन थीटा के मसावी होना चाहिए, या म्यू एस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू टेन थीटा। ये कंडीशंस आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, नीट और जेई वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको वी मिनिमम 0 चाहिए तो वहाँ कंडीशन क्या होंगी कि म्यू एस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू टेन थीटा। ये वो आपका वी मिनिमम। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, वी मैक्सिमम निकालेंगे। देखिए, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि खैर आपको पूरा करवा देता हूँ, इस पर से भी हम लोग कर सकते हैं इसको। चलो कर लेते हैं इसको। हाँ देखिए, अब अगर हम यहाँ पर वी मैक्स निकालें, क्या निकालें, वी मैक्स। वी मैक्स निकालेंगे तो अगर गाड़ी की वेलोसिटी को बढ़ाना है तो हम जानते हैं कि v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा होता है, बराबर है। यानी कि v जो है वो रास्ता नासुब में आर के, अगर मैं v को बढ़ाना चाहूँगा तो रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक बढ़ेगा, गाड़ी बाहर की जानिब स्पीड होगी। तो बताइए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी, इनवर्ड। गाड़ी बाहर स्पीड हो रही है तो गाड़ी की जो फ्रिक्शन है वो किधर होंगी, इनवर्ड। वी मिनिमम में किधर थी, आउटवर्ड, लेकिन अब इसमें क्या है, इनवर्ड है। मैंने वहाँ पर आपको कंडीशन पहले लिख दी थी, ठीक है। तो आइए पूरे डायग्राम को मिटा देते हैं, नई डायग्राम बनाते हैं। ये आपकी सेपरेट, ये है आपकी एम जी, ये आपका एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होंगी, इधर नीचे की जानी, एफ ऑफ आर, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, वी मिनिमम में बाहर की जानी भी होंगी और वी मैक्सिमम में अंदर की जानी भी। आइए हम इसको सेपरेट डायग्राम बना लेते हैं पहले, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आ जाए। एम जी देखिए, इसमें बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्राम बनाना, आपको डायग्राम बनाते आनी चाहिए। एम जी जो है वो डाउनवर्ड है, ऊपर है आपका एन कॉस थीटा, इधर है आपका एन साइन थीटा, इधर है आपका नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, और यहाँ पर है आपका एफ आर, ठीक है। इस इक्वेशन को ऐसे कर लीजिए। हाँ, अब थीटा लगाना है तो ये थीटा आ गया आपका, फिर अल्टरनेट थीटा, यहाँ पर थीटा, तो ये भी अल्टरनेट थीटा, ये अल्टरनेट थीटा, अल्टरनेट, ठीक है। अगर एफ आर थीटा के जानिब झुके तो इस कंपोनेंट पर क्या आएगा, इस कंपोनेंट पर आएगा एफ कॉस थीटा, ठीक है। अगर ये एफ आर थीटा के, ये देखिए यहाँ थीटा के मुखालिफ है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा एफ आर साइन थीटा, ठीक है। और आपको पता है यहाँ सेपरेट एरो पर क्या मौजूद है, एक सेपरेट एरो पर एफ ऑफ सी पी है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स वो तो हर जगह रहेगा। तो हमने डायग्राम बना ली, तो इधर जो होगा हमारा, ये क्या होगा हमारा एफ आर साइन थीटा, और इधर क्या बन जाएगा एफ आर कॉस थीटा, ठीक है, इस डायग्राम की मदद से। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा और एफ आर साइन थीटा की डायरेक्शन मुखालिफ है, तो ये हो जाएगा आपका एन कॉस थीटा माइनस एफ ऑफ आर साइन थीटा इक्वल टू, इसको एम जी बैलेंस कर रहा है, इक्वेशन नंबर 1। इसी के साथ साथ में एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन एक ही जानिब है, तो यहाँ प्लस लेंगे हम लेंगे यहाँ पर एन साइन थीटा प्लस एफ ऑफ आर कॉस थीटा, सेपरेट एरो पर एम वी स्क्वायर अपॉन आर है, इक्वेशन नंबर 2। देखिए हमने यहाँ पर प्लस क्यों लिया, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक ही जानिब है। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, वही पहले की तरह सा प्रोसेस है, 2 डिवाइडेड बाय 1, और ये हो जाएगा आपका एन साइन थीटा, इसको डिवाइड भी करना है एन कॉस थीटा से, पहले भी हमने किया था, एन कॉस थीटा प्लस एफ ऑफ आर कॉस थीटा, फिर से इसको डिवाइड कर दो एन कॉस थीटा से, इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इक्वल का साइन अभी रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय मसौद नंबर 1 क्या है, एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा करना है, माइनस एफ ऑफ आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा, और यहाँ पर है आपका एम जी, एम से एम कैंसिल हो गया, एन कैंसल, एन कैंसल, कॉस थीटा कैंसल, आप कुछ नहीं होता, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, ये होगा आपका टेन थीटा प्लस
कॉस थीटा कैंसल, एफ आर अपॉन एन किसके बराबर होता है, म्यू एस के होता है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस म्यू एफ आर अपॉन एन किसके बराबर होता है, म्यू एस के बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के इक्वल टू यहाँ बचेगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी, आर नीचे आ जाएगा, है ना। ये इक्वेशन आपकी निकल गई। तो इस इक्वेशन को हम आगे क्या करेंगे, हमको वी निकालना है, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर, आर जी को इधर ला लो, वी स्क्वायर आर जी, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, ठीक है। ये निकल गया आपका वी मैक्स, क्या निकल गया, वी मैक्स। अगर हम इसका वी निकालना चाहे वी मैक्स, तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट में, अंडर रूट ऑफ आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, ठीक है। ये आ गया आपका वी मैक्स। वी मिनिमम हमने क्या निकाला था, मैं यहाँ पर वी मिनिमम भी लिख लेता हूँ। वी मिनिमम हमने निकाला था अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा, ये हमने निकाला था वी मिनिमम, है ना। इसी के साथ साथ में हमारा वी क्या था, वी था हमारा वी एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, ठीक है। तीनों इक्वेशंस हमारे पास में आ गई। पहले वी एस भी आ गया, वी मिनिमम भी आ गया, वी मैक्सिमम भी आ गया। अब जैसे हमने वी मिनिमम में 0 लिया था, तो वी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी हमारी कितनी हो सकती है, तो आपके टेक्स्ट बुक में जो वी मैक्स है उसको 0 इन्फिनिटी लिया गया है। क्या लिया गया है, इन्फिनिटी। आइए उसको इन्फिनिटी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होगा, ठीक है। इधर क्या बचेगा, आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, ठीक है। इन्फिनिटी क्या होता है, 1/0 होता है, पता है ना आपको, ठीक है। ये बात पता होनी चाहिए कि इन्फिनिटी 1/0 होता है। यहाँ होगा आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, ठीक है। देखिए ये जो नसबनुमा है इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा, ठीक है। और ये 0 से पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ये वाला शुमार कुरिंदा 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा म्यू एस टेन थीटा, है ना। इसका मतलब म्यू एस टेन थीटा इक्वल टू क्या बचा 1। अगर यहाँ से म्यू एस निकालना है तो म्यू एस इक्वल टू 1/10 थीटा, और 1/10 थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के, यानी कि ये आ गया आपका कॉट थीटा। इसका मतलब क्या है कि म्यू एस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू कॉट थीटा। यानी ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर मैं इस वेलोसिटी से ज़्यादा गाड़ी को टर्न करना चाहता हूँ, या इन्फिनिटी वेलोसिटी से गाड़ी को टर्न करना चाहता हूँ, या किसी भी वेलोसिटी से गाड़ी को टर्न करना चाहता हूँ, तो जो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो किसके मसावी होने चाहिए, कॉट थीटा के। इंपॉर्टेंट कंडीशन है। देखिए अब हम सारी कंडीशंस भी यहाँ लिख लेते हैं। पहले हमने वी मिनिमम की कंडीशन क्या निकाली, वी मिनिमम में क्या था हमारा, म्यू एस जो था वो ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या था, टेन थीटा, ठीक है। इसी के साथ साथ में वी मैक्सिमम क्या निकला हमारा, वी मैक्सिमम निकला कि म्यू एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू कॉट थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है चारों इक्वेशंस, है ना। तो ये हमारा वी मैक्स निकला, वी मिनिमम निकला, वी एस निकला, और दोनों की कंडीशन। अब एक छोटी सी चीज़ है जो उसने टेक्स्ट बुक के अंदर आपकी मेंशन की है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। उसने क्या किया है, म्यू एस 1 लिया है, म्यू एस की वैल्यू 1 से भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन टेक्स्ट बुक के अंदर 1 लिया है तो हम 1 से इसको सॉल्व करेंगे। ये मसावत क्या बनेगी, कॉट थीटा इक्वल टू म्यू एस, है ना। तो कॉट थीटा इक्वल टू म्यू एस की वैल्यू 1 है, थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट इनवर्स ऑफ 1, है ना। कॉट इनवर्स ऑफ 1 कब होता है, 45 डिग्री पर, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 45। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी वेलोसिटी से गाड़ी को टर्न करना है तो आपका जाविये पुष्पबन एंगल ऑफ बैंकिंग कितना चाहिए आपको, 45, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप 45 के एंगल से गाड़ी को टर्न करेंगे तो वैसे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। 45 बहुत बड़ा एंगल होता है, आपको पता होना चाहिए। ये इतना बड़ा एंगल बनाना पड़ेगा आपको, अगर आप ऐसा रोड बनाएंगे तो उस पर से कोई भी गाड़ी को नहीं ले जा पाएगा, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें थी जो बैंकिंग ऑफ रोड के ताल्लुक से थी। आई होप आपको तमाम चीज़ें समझ में आई। एक छोटी सी चीज़ है जो लास्ट वाली, और देख लीजिए कि अगर हम वी मैक्स और वी मिनिमम से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दें,
निगलेक्ट करने से क्या मुराद है, जो हमारी सड़क थी उस पर ऑयल गिर गया तो फ्रिक्शन वहाँ से निगलेक्ट हो गया, या बहुत तेज बारिश हो गई तो वहाँ से फ्रिक्शन निगलेक्ट हो गया। अगर हम दोनों कंडीशन से इस वी मैक्स और वी मिनिमम से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दे, अगर यहाँ जीरो रख दे तो मसावत हमारी क्या बनेगी। देखिए हमारी मसावत क्या बनेगी, अगर मैं इस मसावतों में जीरो रख दूँ तो मेरी वी मैक्स क्या बनेगा। देखिए मैं यहीं पर इसको बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ जीरो रखूँ तो यहाँ पर जीरो होगा, अगर मैं इसको यहाँ जीरो रखूँ तो जीरो से ये 10 जीरो से अगर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, 1 माइनस जीरो कोई टर्म नहीं रहेगा, यहाँ का जीरो चल जाए, यहाँ से यहाँ पर जीरो आ जाएगा। तो अगर RG से मैं जीरो को मल्टीप्लाई करूँगा जीरो, फिर RG से tan थीटा करूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, यह बचेगा RG tan थीटा। ठीक है, समझ में आया ना। यहाँ पर भी जीरो रखिए, यहाँ पर भी जीरो रखिए, तो डेरिवेशन आप सॉल्व करके देख लीजिए। उसी के साथ साथ में वी मिनिमम में देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पर जीरो रखूँ तो ये तो जीरो हो गया, यहाँ रखूँ तो ये नीचे का भी जीरो हो गया ना, तो मतलब ये नीचे का कैंसिल हो गया, फिर से यहाँ पर क्या बचा RG tan थीटा। अरे ये तो तीनों इक्वेशंस एक जैसे आ गई, वी मैक्स, वी मिनिमम, वी आर, वी एस। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि यही वो सेफेस्ट वेलोसिटी है जिसकी मदद से हम गाड़ी को किसी सर्कुलर ट्रैक से टर्न कर सकते हैं। और कौन से ट्रैक से, बैंक किए हुए रोड। पेंडुलम, इसे उर्दू में कहा जाता है मखरूती रक्कास। क्या कहा जाता है, मखरूती रक्कास, कोनिकल पेंडुलम। तो हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले कोनिकल पेंडुलम की डेफिनेशन देखना है, और उसी के साथ साथ में कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड, वक्त दौरा और फ्रीक्वेंसी तवातुर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कोनिकल पेंडुलम को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। तो देखिए मैं आपको सिंपल पेंडुलम की डायग्राम बताता हूँ। सिंपल पेंडुलम में एक रिजिड सपोर्ट होता है, मजबूत सहारा, जिसके साथ में एक स्ट्रिंग को बांधा जाता है। ठीक है, ये आपका रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट। यह आपका स्ट्रिंग है, धागा, ठीक है, जिसे आप धागा भी कहते हो, उर्दू में धागा कहते हैं इसे। ये आपका एक स्ट्रिंग है, इसके साथ में एक यहाँ पर कुर्रा लटकाया जाता है, जिसे अंग्रेजी में बॉब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बॉब, इसे उर्दू में कुर्रा कहते हैं ना। तो ये रिजिड सपोर्ट है, स्ट्रिंग है और ये बॉब है। ये वो आपका सिंपल पेंडुलम, सादा रक्कास। कुछ घड़ियों के अंदर आपको सिंपल पेंडुलम देखने के लिए मिलेगा जो इसी शक्ल का होता है, आप एज इट इज़ देख सकते हो। तो क्या हुआ, ये आपका सिंपल पेंडुलम है, हमको कोनिकल पेंडुलम समझना है। तो क्या किया जाता है, सिंपल पेंडुलम को इस तरह से पकड़ा जाता है, और सिंपल पेंडुलम को जब उफ़की दायरवी हरकत दी जाती है, कैसी, उफ़की दायरवी हरकत, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अगर कोनिकल पेंडुलम को अगर सिंपल पेंडुलम को उफ़की दायरवी हरकत दी जाए तो उसके सबब जो शक्ल हासिल होती है वो कोन की तरह होती है, मखरूत की तरह होती है। इसीलिए इस रक्कास को मखरूती रक्कास, कोनिकल पेंडुलम कहा जाता है। ठीक है, देखिए कैसे होगा। ये आपका सिंपल पेंडुलम था पहले, ये रिजिड सपोर्ट, ये आपका स्ट्रिंग है, यहाँ पर आपके पास में एक बॉब है। ओके, हमने इसको क्या किया, यहाँ से पकड़ा और यहाँ पर पकड़ा और इस मुकाम पर आ लिया। ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ये इसके राइट एक्सट्रीम है। हमने इसे पकड़कर यहाँ से छोड़ा, और छोड़कर हमने इसे कैसी हरकत दी, उफ़की दायरवी हरकत। ठीक है, तो उफ़की दायरवी हरकत कैसी होती है, देखिए इस तरह से हमने उफ़की दायरवी हरकत में घुमाया। इस तरह से आपका कोनिकल पेंडुलम था, आपने उससे कैसे घुमाया, ऐसे उफ़की दायरवी हरकत में। तो उसके सबब जो शक्ल बनती है वो किस तरह से बनती है, देखिए ये उसकी वजह से जो शक्ल बनी वो एक कोन की तरह बनी, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कोनिकल पेंडुलम। तो सादा रक्कास को उफ़की दायरवी हरकत दी जाए, उसके सबब जो शक्ल हासिल होती है वो कोन की तरह होती है, इसीलिए इस पेंडुलम को कोनिकल पेंडुलम कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक एंगल थीटा बना है, तो हम यहाँ पर एंगल थीटा भी लगा देते हैं। ठीक है, अब ये जो कोनिकल पेंडुलम है इसकी हाइट पहले हम डिसाइड करते हैं, हाइट किधर होंगी। तो ये वाला जो लेंथ होगा ये होंगी इसकी हाइट। ठीक है, ये वाला जो आपका स्ट्रिंग है ये लीजिए इसकी लेंथ, और ये सेंटर से यहाँ पर मिला लीजिए, ये इसका रेडियस r। इसी के साथ साथ में इस पर कितनी कुव्वतें अमल करेंगे, अब हम यहाँ पर कुव्वतें सबसे पहले देखेंगे। डेफिनेशन तो हमारे समझ में आ गई, अब यहाँ पर फोर्सेस निकालेंगे। तो सबसे पहला फोर्स आपको पता है mg, जो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं। अब यहाँ एक नया फोर्स है जिसका नाम है टेंशनल फोर्स, टेंशन फोर्स। मैंने आपको जब सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ाया था उस वक्त एक बात बताई थी कि अगर किसी कोन को, अगर किसी सिंपल पेंडुलम को उफ़की दायरवी हरकत दी जाए तो वहाँ पर एक फोर्स हासिल होता है जिसका नाम है टेंशन फोर्स। आप ये घर पे भी एग्जांपल परफॉर्म कर सकते हो। आपको करना ये है कि एक धागे के साथ में किसी पत्थर वगैरह को बांधिए और उसे इस तरह से उफ़की दायरवी हरकत दीजिए, तो आप ये महसूस करेंगे कि आप ये महसूस करेंगे कि आपके अंगूठे के जानिब आपको एक तनाव महसूस होगा। उस तनाव को कहा जाता है टेंशन फोर्स। उसकी डायरेक्शन किधर होती है, आपके अंगूठे की जानिब। तो अगर हम इसको यहाँ से पकड़ के घुमाएं तो टेंशन फोर्स की डायरेक्शन किधर होंगी, ऊपर की जानिब। ठीक है, mg नीचे आ गया, टेंशन फोर्स ऊपर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से जैसा हम सेपरेट डायग्राम हमेशा बनाते थे अभी सेपरेट डायग्राम बना लेंगे। ये होगा आपका mg, ये होगा आपका टेंशन फोर्स,
ओके, इस एक्सिस को इधर मिला लीजिए, ये एक्सिस इस तरह से, ओके ठीक है। अब देखिए थीटा हमको कहाँ लगाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। ये देखिए थीटा यहाँ लग रहा है तो हम यहाँ पर थीटा लगा देंगे, थीटा, ठीक है, दिख रहा है ना आपको इस तरह से मुसल्लस, ये थीटा लगा दिया हमने। अब अल्टरनेट थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये अल्टरनेट थीटा, अल्टरनेट थीटा, अल्टरनेट थीटा, ठीक है। टी अगर थीटा के यानी झुके तो यहाँ होगा टी कॉस थीटा, अगर इसके मुखालिफ आए तो टी साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर एक फोर्स होता है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका फार्मूला होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, जो इस टी साइन थीटा को बैलेंस करता है। अगर आप यहाँ पर बैठ के देखोगे तो एम आर ओमेगा स्क्वायर बाहर की जानिब होगा जो टी साइन थीटा को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो हमने इधर क्या करा, इधर बनाया हमने एन कॉस थीटा, इधर आ गया हमारा एन साइन थीटा, और इसे कौन बैलेंस कर रहा है, इसे बैलेंस कर रहा है एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है। देखिए टी कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, एम जी, तो टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। टी साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, टी साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये मसावत नंबर 1, ये मसावत नंबर 2। मसावत नंबर 1 को 2 से तकसीम की, 2 को 1 से तकसीम कीजिए, 2 डिवाइडेड बाय 1 है ना, तो क्या बचेगा, टी साइन थीटा इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी मसावत नंबर 1 कॉस थीटा, इधर एम जी, एम से एम कैंसिल, टी से टी कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमको पता है टेन थीटा होता है, इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। जी को इधर ले जाइए, ये हो जाएगा आपका जी टेन थीटा डिवाइडेड बाय आर, इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर। अगर हम यहाँ से ओमेगा निकालना चाहें तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ जी टेन थीटा डिवाइडेड बाय आर, ये तो निकला ओमेगा। लेकिन हमको ओमेगा कैलकुलेट नहीं करना, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड, ठीक है। तो देखिए टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको ये डेरिवेशन कैलकुलेट करके दिया था जब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पढ़वाया था उस वक्त। तो t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है ना। तो t इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा तो हमारे पास में है अंडर रूट ऑफ जी टेन थीटा डिवाइडेड बाय आर। अब आ जाइए डायग्राम पर, इस डायग्राम पर इस थीटा पर आपको खड़े रहना है, ठीक है। और इस थीटा से टेन का फार्मूला लगाइए। तो टेन थीटा किसके बराबर होगा, टेन थीटा बराबर होगा फ्रंट अपॉन साइड। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये फ्रंट है आर, साइड क्या है एच है ना। तो टेन थीटा किसके बराबर आ गया, आर अपॉन एच। तो क्या हो जाएंगे मसावा, टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ जी टेन थीटा किसके बराबर है, आर अपॉन एच डिवाइडेड बाय आर, आर से आर कैंसल, टी इक्वल टू क्या बचा 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एच है ना, जी अपॉन एच। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इधर इरेज करते हैं। हाँ, इस मसावात को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, टी इक्वल टू इसको पलटा देंगे, ये हो जाएगा आपका 2 पाई अंडर रूट ऑफ एच ऊपर चल जाएगा एच अपॉन जी। देखिए हमने क्या किया, इसको पलटा दिया तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ गया टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एच अपॉन जी। अब दोबारा इस इक्वेशन पर आइए, यहाँ से कॉस थीटा निकालिए। यहाँ से कॉस थीटा का फार्मूला क्या होगा, कॉस थीटा हमारे पास में होगा एल अपॉन एच। क्या होगा, एल अपॉन एच। अगर यहाँ से हम एल निकालना, सॉरी एच अपॉन एल, क्या होगा एच अपॉन एल। देखिए कॉस थीटा अगर यहाँ से निकालेंगे तो साइड अपॉन, हाँ साइड अपॉन हाइपोटेनियस बराबर है। तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होगा, यहाँ से लगाएंगे तो साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो कॉस थीटा हो जाएगा एच अपॉन एल। अगर यहाँ से एच निकालना चाहे तो एच किसके बराबर हो जाएगा, एल कॉस थीटा के। अब इस एच को उठाइए वहाँ पर रख दीजिए, टी इक्वल टू होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एच किसके बराबर है, एच तो हमारे पास में और एल कॉस थीटा के बराबर है डिवाइडेड बाय जी। ये आ गया आपका टाइम पीरियड, ठीक है। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, एन इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन टी है ना, 1 अपॉन टी किसके बराबर है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। ये फ्रीक्वेंसी आ गई और ये टाइम पीरियड आ गया।